हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, जोश में। चलिए भाई, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा एक नया पार्ट विच इज नथिंग बट द शॉर्ट आंसर्स। ओके, तो इससे पहले हम वन शॉट रिवीजन कर चुके हैं, हर एक पार्ट कवर कर चुके हैं एंड नाउ इट्स टाइम कि अब हम फटाफट से शॉर्ट आंसर्स पे आ जाएं। और जैसा कि हमेशा से फॉलो करते आए, मेक श्योर आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, इनको करने से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो जो भी चीजें बोली जाए वो लिखनी है, तुम्हें खुद से आंसर्स पता है तो वो भी नोट करने हैं और चेक करना है क्या तुम्हारे आंसर सही है कि नहीं है। ओके, तो ये काम सभी बच्चों को करना है, तो यह बहुत जरूरी है बात, राइट? चलिए तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, जो कि है सपोज यू हैव 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 30 ओम, लिस्ट ऑल द डिफरेंट रेजिस्टेंसेस यू कैन ऑब्टेन यूजिंग देम। भाई आपके पास 3 रेजिस्टर हैं 30 ओम के, तीनों 30 ओम के हैं। अब इनमें से कितने मैक्सिमम कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो ये आपको बताना है। तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो ये आपको बताना है। तो एक बार वीडियो को पॉज करो, कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करो। करिए ट्राई, सभी ने किया ट्राई? पक्का ना? कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं? 3? हाँ सर 3 बन रहे। 4 बन रहे किसी के? 4। देखो भाई, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सबसे पहला कॉम्बिनेशन जो हमें मिलेगा जिसमें क्या होंगे, तीनों रेजिस्टर्स हुए वो सीरीज में लगा दिए। पहला कॉम्बिनेशन हो गया जिसमें तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में लगा दिया। दूसरा कॉम्बिनेशन होगा जिसमें तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगा देते हैं। बहुत बढ़िया भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा यहां पे। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन जिसमें तीनों सीरीज में, एक कॉम्बिनेशन जिसमें तीनों पैरेलल में, इसके अलावा एक कॉम्बिनेशन ऐसा लगाते हैं जिसमें 2 पैरेलल में होंगे और एक सीरीज में होगा। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जिसमें 2 सीरीज में होंगे और एक पैरेलल में होगा। बोलो भाई साहब, सही है? 3 कॉम्बिनेशंस बनाए, सॉरी 4 कॉम्बिनेशंस मैंने बनाए ओवरऑल, और यही कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं हमारे पास 3 रेजिस्टर से। तो भाई क्या बोला गया, हमें तीनों का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। यहां पे 30 ओम का रेजिस्टेंस, 30 ओम का रेजिस्टेंस और 30 ओम का रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पहले वाले में जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो मिलेगा 90 ओम। पहले वाले केस में जो इक्विवेलेंट मिलेगा 90, दूसरे वाले केस में देखो ये 30 30 30। दूसरे वाले में जो इक्विवेलेंट मिलेगा वो मिलेगा 10 ओम का, बिकॉज 30/3 करना पड़ेगा। यहां पे कैलकुलेट कर लेना, तुम तो इंटेलिजेंट हो बहुत ज्यादा। ओके, इसके बाद यहां पे देखो 30 30 एंड 30। तो ये 30 और 30 दोनों क्या है, पैरेलल में है। भाई पैरेलल में क्या होता है, आधा हो जाता है। आधा होने का मतलब 15 और ये 30, यहां पे जो बनेगा ये बनेगा 45 ओम। चाहो तो कैलकुलेट करके देख सकते हो तुम लोग। अब नीचे आ जाओ फटाफट से, देखो ये 30 30 कितना हुआ, 60 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। 30 और 30 60 हो गया, 60 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है तो R4 को कहेंगे 60 और 30 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 16 to 30/90। अब तुम सोचोगे 90 कहां से आया, तो 60 + 30 करोगे तो 90 मिल जाएगा। चलो भाई, 30 3 90, तो यहां पे 20 आंसर आएगा, 20 ओम आंसर आ गया इसका। तो ये था तुम्हारा पहला सवाल। कहा गया 3 रेजिस्टर हैं, कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने 4 कॉम्बिनेशन बना दिए, हर एक का इक्विवेलेंट निकाला। पहले वाले का 90 ओम, दूसरे वाले का 10 ओम, तीसरे वाले का 45 ओम, फोर्थ वाले का 20 ओम। तो ये है हमारे 4 कॉम्बिनेशन जो कि 3 रेजिस्टर से बनाए जा सकते थे। फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। करिए नोट, पक्का? हटा दो इसको। चलिए जी, तो इसको हटा रहा हूं और अब बढ़ते हैं हम लोग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज अ प्रोटॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इज देयर एन इलेक्ट्रिक करंट? इफ यस, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? एक प्रोटॉन बीम है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो क्या कोई इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है यहां पे? अगर हो सकता है तो भाई डायरेक्शन बताओ। अब सोचो क्या करोगे इसमें। प्रोटॉन बोला उसने, प्रोटॉन की बीम, यानी प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब एक पॉजिटिव चार्ज है तुम्हारा जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शंस बना ली हमने, ये हमारा ईस्ट, ये हमारा वेस्ट। प्रोटॉन की बीम है, प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसकी बीम जा रही है इधर की तरफ, यानी कि पॉजिटिव चार्जेस हैं बहुत सारे जो कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। अरे बीम बोला है, बीम के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, वो कहां जा रहे हैं, ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं।
तो क्या कोई करंट होगा? अब वीडियो को पॉज करो, एक बार सोचो कोई करंट है कि नहीं है, और अगर है तो डायरेक्शन बताओ उसकी। कर लिया ट्राई? सभी ने किया ट्राई? पक्के से ना वीडियो को पॉज किया करो, खुद से ट्राई किया करो, तभी मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। एंड ध्यान से सुनना, एक पॉजिटिव चार्ज का बीम में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स होंगे। हम एक बात जानते हैं फॉर द करंट, दैट डायरेक्शन ऑफ करंट नाम का एक टॉपिक हमने पढ़ा था, जिसमें हमने बोला था कि भाई करंट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो हमने बोला किसी भी कंडक्टर में जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाएगा, हमारा करंट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। यही बोला ना भाई, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट भी उसी डायरेक्शन में जाता है। और किसी कंडक्टर के अंदर नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है कि उसी डायरेक्शन में चल जाता है वो भी? बोलो भाई। तो हमारा जो करंट होगा यहां पे वो कहां जाएगा? वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज की बीम है जो कि जा रहा है ईस्ट से वेस्ट, तो हमारा करंट भी जाएगा ईस्ट से वेस्ट। तो क्या बोलोगे? यस देयर इज अ करंट, यस देयर इज अ करंट, और डायरेक्शन क्या रहेगी उसकी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। डायरेक्शन क्या रहेगी? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। समझ आई बात सभी को? नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? कर लिया नोट सभी ने? अरे वीडियो को पॉज करके कर लिया करो यार नोट, है ना? चलो भैया इसको हटा दूं। ओके, अब आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन नंबर 3 सेज इन एन इलेक्ट्रोलाइट द पॉजिटिव आयंस मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and the negative ions move from right to left. Is there a net current? If yes, in what direction is the current is? Okay. So एक इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर? ये इलेक्ट्रोलाइट सोचना पड़ेगा यार, इलेक्ट्रोलाइट, अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन के अंदर आयंस थे। याद करो वो दिन जब मैं तुम्हें पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। हाँ, डिटेल नहीं पढ़ाया था, बट जितना भी पढ़ाया था वो भी काफी था। याद है हमको, आपने कहा था कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास आयंस होते हैं। अब ये आयंस क्या करते हैं? ये आयंस सर क्या करेंगे? करंट कैरियर का काम करेंगे। ये आयंस क्या करेंगे? करंट कैरियर का काम करेंगे। इलेक्ट्रोड होती है ना इसमें, बनाओ फटाफट से इलेक्ट्रोड्स। ये लो सर, एक इलेक्ट्रोड ये बना दी हमने, एक इलेक्ट्रोड ये बना दी हमने। तो इसके अंदर होती है इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के पास में अब क्या होता है भैया? यहां पे आयंस के फॉर्म में करंट का फ्लो होता है। तो कहा गया है किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर एक पॉजिटिव आयन है जो कि कहां जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमारा लेफ्ट इधर, हमारा राइट इधर, तो ये जो आयन है ये जा रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। पॉजिटिव आयन कहां से जा रहा है? लेफ्ट से राइट की तरफ। नेगेटिव आयन जा रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये नेगेटिव आयन जो कि जा रहा है राइट से लेफ्ट की तरफ। सो इज देयर अ नेट करंट? यस देयर इज अ नेट करंट। लिखोगे कैसे? प्यार से इसको लिखते हैं, यस देयर इज अ नेट करंट, नेट करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हाँ भाई, एक करंट है यहां पे जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। सो इज देयर अ नेट करंट? यस देयर इज अ नेट करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसकी डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट से राइट की तरफ होगी। समझ आई? तो नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते। कर लिया नोट? सभी ने कर लिया नोट? पक्का ना? बढ़े आगे? ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 says in a TV tube the electrons are accelerated from the rear to the front. What is the direction of the current? अब तो बच्चा जानता है कि भैया डायरेक्शन ऑफ द करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ना? पक्का ना? चलो भाई बहुत बढ़िया।
सो यार किसी भी टीवी ट्यूब के अंदर देखो, तुमने पुराने जमाने के टीवी देखे होंगे, वो बड़े डब्बे वाले, उनमें टीवी ट्यूब होता था। आजकल तो एलईडी वगैरह आ गई है, आजकल तो पिक्चर ही चेंज हो चुकी है पूरी टीवी की, लेकिन पहले वो बड़े डब्बे वाले टीवी आते थे, उनमें टीवी ट्यूब होता था। और उनमें उन टीवी ट्यूब में क्या करते थे, तो सामने जो तुम्हारी स्क्रीन होती थी ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करा के बॉम्बार्ड करवाते थे, ठीक है। तो वो उनका अलग ही पिक्चर चलती थी। वैसे हमें उस पिक्चर में जाना नहीं है, हमें बस इतना बोलना है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो तुमने बोला इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में गया, सो करंट डेफिनेटली इट विल गो इन दिस अपोजिट डायरेक्शन। तो ये करंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन जाएगा, जाएगा ना, पक्का ना, यस। So what is the direction of the current? Direction of current is in the opposite direction of the flow of electron. तो लिख लेना, direction of current is in the opposite direction is in the opposite direction of electrons. इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो करंट इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर गया तो करंट उधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो करंट नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो करंट ऊपर जाएगा। दुश्मन है उसका ये। एनीवेज, तो यह था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। भैया खत्म हो गया सवाल, जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट सभी ने, पक्का ना? चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जो ड्रिफ्ट स्पीड है उसको डिफाइन करते हैं डेल्टा एल बाई डेल्टा टी करके, ठीक है। वीडी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, वेयर डेल्टा एल इज द डिस्टेंस ड्रिफ्टेड इन अ लॉन्ग टाइम डेल्टा टी। तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि इसको एक स्मॉल टाइम के लिए डिफाइन करें, है ना। देखो, तुमने बेसिक मैथमेटिक्स में जब लिमिट्स के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान लिया होगा, तो हम बोलते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब आप डिफाइन करते हो तो लिखते हो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे क्यों नहीं डिफाइन करते हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, ऐसे क्यों नहीं डिफाइन कर देते आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ऐसे क्यों डिफाइन करते हो, ये क्यों नहीं लिख देते इसको डीएल बाई डी टी, है भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डीएल बाई डी टी नहीं लिखते, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी लिखते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, क्या जरूरत है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या बिगाड़ा इसने, सोचो। देखो, इसके पीछे ना वो मैकेनिज्म वाला पार्ट है जो मैंने तुम्हें बताया था। अब उस मैकेनिज्म में थोड़ा सा गौर फरमाना, ध्यान से मैं दोबारा बता रहा हूं। ये हमारा एक कंडक्टर था, ये हमारे कंडक्टर था जिसके अंदर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे जो कि ड्रिफ्ट कर रहे थे, है ना, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे थे, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे थे। तो हमारा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि ड्रिफ्ट कर रहे थे। देखो भाई, क्या होता है ना, ये ड्रिफ्ट ऐसे नहीं करते कि बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे। भैया इंसान थोड़ी है जिसको समझा दिया कि सीधे चलना तो सीधे चलेगा, वो इलेक्ट्रॉन है ना, कम समझ है, बेचारा बच्चा है, अभी इसको इतनी समझ नहीं है। तो इसको हमने बोला कि इधर चलो, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हो ना कि तुम्हें उधर जाना है, तो क्या उधर जाने के लिए वो सीधा सीधा जाता है? नहीं, वो ऐसे लड़खड़ाते चलता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी यहां जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही है। जब हमने बोला कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया V1 V2 का, जब हमने कहा कि V1 ग्रेटर देन V2 था, पोटेंशियल डिफरेंस जब हमने लगाया था, तो हम उम्मीद कर रहे थे इलेक्ट्रॉन से कि वो सीधा सीधा यहां चले ऐसे, बट ऐसा हुआ नहीं। असल में हुआ कैसे, इलेक्ट्रॉन जा तो रहे थे लेकिन सीधे नहीं जा रहे थे, अभी भी वो थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा होके चल रहे थे, उनकी आदत सुधरी नहीं। तुमने देखा था जब पोटेंशियल नहीं लगाया था तो क्या कर रहे थे, जब कोई पोटेंशियल नहीं था तो ये कितना गंदा वाला रैंडम मोशन कर रहे थे, देखा था तुमने? हाँ, इतना खतरनाक रैंडम मोशन कर रहे थे कि इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 हो गई थी, है ना। जब यहां पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो ऐसा खतरनाक रैंडम मोशन चल रहा था इनका कि यहां पे एवरेज जब हमने निकाला वेलोसिटी का तो वो कितना आया था, 0। कितना आया था वो, 0। तो भैया इतना खतरनाक रैंडम मोशन कर रहे थे लोग, ओ अच्छा। लेकिन जैसे तुमने पोटेंशियल का डिफरेंस लगाया, जैसे तुमने बोला यहां पे पोटेंशियल V1, यहां पे पोटेंशियल V2 सच दैट V1 ग्रेटर देन V2, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सुधर गए। कैसे सुधरे ये लोग भाई, कैसे सुधर गए ये लोग? तो अब क्या हुआ, ये एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं, लेकिन अभी भी गंदी आदत थोड़ी सी ये है कि ऐसा नहीं कि सीधा सीधा चल लें, आड़ा टेढ़ा जाएंगे, अभी भी एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। अब क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन अब ही क्या है, ये आड़ा टेढ़ा चलेंगे।
ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में ऐसे जाता रहे सीधा, उसकी जो मर्जी पड़ेगी वो वैसे जाएगा। तुम देख रहे हो अभी भी आड़ा टेढ़ा चल रहा है, लेकिन डायरेक्शन अभी इस तरफ है। अब ऐसा नहीं है कि उस तरफ किसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, सबकी डायरेक्शन अब हमेशा क्या रहेगी, V1 की तरफ ही रहेगी। मतलब कि क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अभी ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कौन सी डायरेक्शन में भैया, हायर पोटेंशियल की तरफ। कहां पे जा रही है ड्रिफ्ट करते करते, हायर पोटेंशियल की तरफ। क्या वो सीधे चल रहे, नहीं सीधे नहीं चल रहे सर, यही तो दिक्कत है, सीधे नहीं चल रहे, आड़े टेढ़े चल रहे। ये इधर जा रहा होगा, 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 लेकिन डायरेक्शन सबकी V1 की तरफ है। डायरेक्शन सबकी V1 की तरफ है। किसी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन अभी मैंने V2 की तरफ नहीं बनाई है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन अभी V1 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्शन इनकी V1 की तरफ है, तो मतलब हां, अगर ये V1 की तरफ आते हैं तो मैं बोल सकता हूं करंट जो है वो ऐसे जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन V1 की तरफ आते हैं तो मैं बोलता हूं करंट V2 की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, कि भाई साहब कुछ भी हो, आड़ा टेढ़ा चल रहे ना, लेकिन जा तो V1 की तरफ रहे ना। हां सर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं V1 की तरफ, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सीधा सीधा नहीं चल रहे। अभी इंसान थोड़ी है, इंसानों की तरह इंटेलिजेंट थोड़ी है। इंसानों को बोल दो सीधा चलना है तो वो सीधा चलते हैं, बहुत कम केस में चलते हैं। ठीक है ठीक है, ऐसे होता है ना भाई, यूजुअली बोलते हैं ना भैया लाइन बना लो, लाइन बनाता कोई नहीं बनाता ना, आड़े टेढ़े खड़े रहते थे। तो भैया इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे सुधरेंगे जब हम इंसान नहीं सुधर रहे। तो क्या हुआ, अगर तुमने इनको बोला कि भाई साहब तुम्हें V1 की तरफ आना है, तो V1 की तरफ आते जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं सीधे सीधे आ जाए, लड़खड़ाते हुए इधर उधर जाते जाते आएंगे। तो जब ये इधर उधर मोशन कर रहे तो हो सकता है इनके बीच में टक्कर भी हो सकता है इनके बीच में कोलिजन्स भी हो, कोलिजन की वजह से हो सकता है इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तो क्या होता है, जब ये इधर उधर की डायरेक्शन में जाते हैं तो इनके बीच में होते कोलिजन्स। टाउ निकाला था ना तुमने, रिलैक्सेशन टाइम क्या था वो भैया, सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम था वो। ठीक है, जिसको कि एवरेज टाइम भी कहते थे। तो बेसिकली यहां पे क्या होता है कि छोटे से टाइम के लिए इनको फाइंड करना बहुत मुश्किल है। हां, छोटे से टाइम के लिए हम इसको फाइंड कर पाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, अगर ये इलेक्ट्रॉन मस्त तरीके से फॉलो करते हुए चलते सब चीजों को। अगर ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली चलते बढ़िया तरीके से, तो हम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड कर सकते थे। बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत बदमाश है, ये सीधा नहीं चलता, ये आड़ा टेढ़ा चलता है। आड़ा टेढ़ा चलने की वजह से हमें इसके ऑब्जर्वेशन करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऑब्जर्वेशन किस चीज का करोगे, वेलोसिटी का। देखा, अभी यहां पे इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे चल रहे हैं, यहां पे वेलोसिटी फाइंड करना बहुत आसान था, स्मॉल टाइम में भी वेलोसिटी फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहां पे ये आधा टेढ़ा जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। तो छोटे से टाइम में प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं हो सकती है। छोटे से टाइम इंटरवल की बात करोगे तो तुम्हें तो वेलोसिटी ही नहीं मिल पाएगी इसमें। अगर तुम बोलो ना मैं छोटे से टाइम इंटरवल की बात करता हूं, तो तुम क्या बोलोगे, ले लो भाई छोटा सा टाइम इंटरवल। अब इस छोटे से टाइम इंटरवल में तुम क्या क्या कर लोगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा। एक इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा, उनकी कोई इलेक्ट्रॉन होगा वो सीधा जा रहा होगा, कोई कैसे जा रहा होगा। तो तुम अभी भी थोड़ा सा डायलेमा में चलोगे कि यार क्या करूं, छोटा सा टाइम इंटरवल है, इस छोटे से टाइम इंटरवल में एवरेज निकाल नहीं पा रहा हूं मैं। ठीक है, अगर यहीं पे ऐसा होता तो तुम क्या देखते, भाई छोटे से टाइम इंटरवल में सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही सिंगल डायरेक्शन में होता तो इनकी वेलोसिटी निकालना आसान था हमारे लिए, इनकी वेलोसिटी निकालना हमारे लिए आसान था। बट क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, छोटे से इंटरवल में पता नहीं चल पा रहा है कि कौन कहां जा रहा है, इसलिए हम एक बड़ा टाइम इंटरवल लेते हैं। बड़े टाइम इंटरवल को जब तुमने देखा तो तुम्हें पता चला, अच्छा आहो बड़ा टाइम इंटरवल आ गया, पता चल गया ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है। मतलब कि फील आ रहा है, बड़े टाइम इंटरवल को देख के फील आ रहा है कि वो सब V1 की तरफ जा रहे हैं। छोटे टाइम इंटरवल को देख के पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था वो नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है ना। छोटा टाइम इंटरवल जब तुमने देखा तो तुम्हें लगा कि यार ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये क्या बात हुई यार, ऐसे कैसे चलेगा। तो अगर यहां पे छोटा टाइम इंटरवल लेते हो, इसका मतलब छोटा टाइम इंटरवल होता है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब छोटा टाइम इंटरवल। अगर तुम छोटा टाइम इंटरवल लेते हो तो तुम्हें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने में दिक्कत आएगी, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन सही नहीं आएगी।
अगर ये इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली चलते रहते, यूनिफॉर्मली मतलब सीधा सीधा चलते, तो जाके मैं छोटे से टाइम इंटरवल में भी ये काम कर सकता था, क्योंकि अभी मुझे दिख रहा है कि अच्छा सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक ही साइड है, देखो ना, इधर इधर इधर, यहां पे कंफ्यूजन हो रहा था लेकिन यहां पे साफ साफ दिख रहा है मुझे। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ड्रिफ्ट करते हैं तो उनका डायरेक्शन जो है ना एक तरफ नहीं होता है, आड़े टेढ़े डायरेक्शन में जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या होता है, एक बड़ा टाइम इंटरवल लेना पड़ता है। इसको dt कहते हैं, ये छोटा टाइम इंटरवल इसको dt कहते हैं, ये बड़ा टाइम इंटरवल इसको डेल्टा t कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखने इस बात को, ये बेसिक मैथ्स का पार्ट है, इसको dt कहेंगे और उसको डेल्टा t कहेंगे। छोटा टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, dt, बड़ा टाइम इंटरवल क्या कहलाता है, डेल्टा t। तो जब भी ऐसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको फाइंड करना होगा तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज मतलब बड़े टाइम इंटरवल की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से अपनी ऑब्जर्वेशंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो क्या लिखोगे, Why don't we define drift speed as the limit of delta L by delta T as delta T? ऐसा क्यों डिफाइन नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं वो एक सीधी डायरेक्शन में नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं, अभी भी डायरेक्शन उनकी अलग अलग साइड है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल it is not possible to get the क्या बोलूं, एक्यूरेट वैल्यू बोल सकता हूं। वैसे एक्यूरेट तो तुम निकाल भी नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन की बातें हैं, बहुत छोटे लेवल पे चली है। प्रॉपर वैल्यू है ना, प्रॉपर वैल्यू लिखे थे, गेट द प्रॉपर वैल्यू फॉर drift velocity. That's why we consider average value. That's why we consider average value. ये average value होती है, इसको average value कहते हैं। ठीक है, that's why we consider average value to find drift velocity. क्लियर है सभी को? इसलिए हम क्या करते हैं, ये एवरेज फाइंड करते हैं, ये इंस्टेंटेनियस कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं एवरेज। इंस्टेंटेनियस मतलब छोटे से टाइम इंटरवल में चीजें आसानी से फाइंड नहीं की जा सकती है, बिकॉज वो अभी रैंडमली मूव कर रहे हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है अभी इनका, है ना, कुछ इधर जा रहे कुछ उधर जा रहे। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट द प्रॉपर वैल्यू फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेकिन अगर आप एवरेज निकालोगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था, छोटा सा पार्ट लिया तो तुम्हें कंफ्यूजन हुआ, ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन तुमने बड़ा इंटरवल लिया तो तुम्हें दिखा अच्छा ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो आगे की तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। यहां पे देखो, जब वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे थे हर कोई, तो क्या हुआ, छोटे से इंटरवल में भी पता चल गया हम लोगों को। जब वो अगर ऐसे चलते, अगर वो ऐसे सीधा सीधा चलते तो हमें छोटे से इंटरवल से पता चल जाता, लेकिन इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं चलते सर। ये आइडियल सिचुएशन है, ये वाली है ना, ये वाली नॉन आइडियल है, ऐसे ही चलते इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो ऐसे सिचुएशन में ही चलते इलेक्ट्रॉन सारे, जिसकी वजह से हमें एवरेज वैल्यू निकालनी पड़ती है टू गेट द व्हाट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ आया क्या तुम लोगों को? अरे समझ आया ना, सब को क्लियर हुआ ना क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या है, बस वो ये छोटे से बड़े और छोटा टाइम इंटरवल और बड़ा टाइम इंटरवल। छोटे टाइम इंटरवल में पता नहीं चल पाएगा कि क्या हो रहा था, इसलिए बड़ा टाइम इंटरवल निकालते हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा चलते तो छोटे इंटरवल से भी काम हो जाता, अगर ये इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे ड्रिफ्ट करते तो छोटे टाइम इंटरवल से काम हो जाता, बट क्योंकि ये सीधा ड्रिफ्ट नहीं कर रहे, ये आड़ा टेढ़ा ड्रिफ्ट कर रहे, इसलिए हमें बड़ा टाइम इंटरवल चाहिए। ओके, चलो भाई नोट कर लो इसको जल्दी से, नोट करो इसको जल्दी से, बड़े आगे पक्का। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 says one of your friend argues that he has read in previous chapter that there can be no electric field inside a conductor and hence there can be no current through it. What is this, what is the fallacy in his argument? भैया क्या हुआ, तुम्हारे एक दोस्त आया, ज्ञानी दोस्त, उस ज्ञानी दोस्त ने बोला कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई किसी भी कंडक्टर के ऊपर क्या
किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तुम्हारा दोस्त बहुत ज्ञानी इंटेलिजेंट वाला, उसने बोला कि मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं करेंगे तो कोई करंट भी नहीं आएगा। तो तुम्हारे दोस्त ने ज्ञान दे दिया तुम लोगों को, बोला कि भैया कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तो कोई करंट नहीं होगा कंडक्टर के अंदर। लेकिन इस चैप्टर में तो तुमने पढ़ा भाई कंडक्टर से अच्छा कोई है ही नहीं करंट को फ्लो करवाने के लिए। तो भाई क्या गलती है उसके स्टेटमेंट में? उसको थोड़ा सा ज्ञान दो जाके। वो फालतू में स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, बोल रहा है हाँ तुम्हें कुछ नहीं पता, मैंने पिछले चैप्टर में ऐसा पढ़ा था। तो उसको ज्ञान देना है थोड़ा सा। क्या बताओगे, क्या कहना चाहते हो अपने दोस्त को तुम लोग यहां पे? हम उसको कहना चाहेंगे मूर्ख, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट, इस चैप्टर में हम पढ़ते चार्जेस इन मोशन। तब पिछले चैप्टर में जब आप किसी कंडक्टर को चार्ज देते थे तो वो चार्ज उसके सरफेस पे टिका रहता था, लेकिन इस बार हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या कर रहे हैं, मूव करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इसके लिए एक टिप्पणी करना, क्या बोलोगे? इन प्रीवियस चैप्टर we studied about charges at rest. उस टाइम पे चार्ज सिर्फ रेस्ट पे थे, तो चार्ज इकट्ठे हो जाते थे एक जगह पे आके। तो वो क्या करते थे, ये हमारा कोई कंडक्टर होता था, चार्जेस एट रेस्ट की कंडीशन होती थी। अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे थे क्योंकि यहां पे चार्जेस रेस्ट पे थे। अगर यहां पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता था तो यहां पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो जाते थे और ये अपने एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते थे जो कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को आने नहीं देते थे। बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को मार देता था, इसलिए अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता था। लेकिन यहां पे ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, चार्ज जब आप दे रहे थे तो वो सरफेस पे था, चार्ज जब आप दे रहे थे तो वो सिर्फ सरफेस पे आके टिक गया था, उसके अलावा कहीं मूव किया क्या? कुछ ऐसा हुआ क्या ये पॉजिटिव चार्ज उठ के उधर चला गया, ये इधर आ गया? नहीं 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 सर, वो टिके हुए यहां पे अपनी जगह पे। जो भी चार्ज हम इसको देते थे वो इसके सरफेस पे जाके फैल जाता था, उसके अलावा मूव नहीं करता था, है ना? इलेक्ट्रोस्टैट्स में यही पढ़ा ना तुम लोगों ने कि कोई भी चार्ज अगर आप इसको देते थे तो इसके सरफेस पे टिक जाता था, जाके वो रेस्ट पे आ जाता था। लेकिन हमारी इस चैप्टर की पिक्चर कुछ अलग है। इस चैप्टर की पिक्चर क्या बोलती है कि भाई हमारे पास है फ्री इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी है। वहां तो तुम चार्ज दे रहे थे, वहां पे तुम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। अभी तो हम यहां पे अलग पिक्चर पे आ चुके हैं। पिछले पिक्चर में क्या हो रहा था, अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा है तो ये न्यूट्रल बॉडी के चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, यानी इसके जो भी नेगेटिव चार्जेस के पास होते थे वो एक तरफ इकट्ठे हो जाते थे, पॉजिटिव चार्जेस के एक तरफ इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन अभी की पिक्चर थोड़ी अलग है सर। अभी की पिक्चर में जो कोई कंडक्टर हमारे पास होता है, सपोज करो ये हमारा कोई कंडक्टर है तो इसके पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाएंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने गलत डायरेक्शन में बना दी थी, इसको सही कर लेना। हाँ ठीक है, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या करेंगे, दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से करंट आता है। तो ध्यान रखना, अपने दोस्त को ज्ञान दे देना जाके कि भैया तेरे आर्ग्यूमेंट में एक गलती है, तूने एक बात ध्यान नहीं दी कि पिछले वाले चैप्टर में चार्ज रेस्ट पे था और इस बार हमारा चार्ज मूव कर रहा है, और जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा दैट मींस वहां पे करंट आ गया। इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई कर लिया नोट, समझ आई ना बात को? पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है चार्जेस एट रेस्ट। पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा, चार्जेस एट रेस्ट। इस बार पिक्चर अलग है, इस बार चार्ज रुकेगा नहीं, वो बह जाएगा, उसे बहने दो, है ना? तो क्या हुआ, पहले चार्ज रेस्ट पे था, जो भी चार्ज आप देते थे वो सरफेस पे आके टिक जाता था, बैठ गया सरफेस पे आके, बोले बस हम तो बैठ गए, अब कहीं नहीं जाएंगे हम लोग। इस बार तुम्हारा सरफेस तक सीमित नहीं रहा, वो आगे चला गया। आगे जो भी तुमने कनेक्ट कर रखा होगा, सपोज करो वायर कनेक्ट कर रखी होगी तुमने, तो वो वायर से आगे चला जाएगा, चलता जाएगा। बल्ब कनेक्ट कर दिया होगा तुमने आगे, तो बल्ब से आगे बाहर चला जाएगा, है ना?
बल्ब में चला जाएगा, ऐसे करके वो फ्लो करता जाता है। इस बार पहले तो सरफेस पे टिक जाता था कि अकेला था ना, पहले तो बेचारा पहले अकेला था, कहां जाता वो अकेला, सरफेस पे आके टिक गया। इस बार तो अकेला थोड़ी है कंडक्टर, इस बार तुमने बल्ब लगा दिया साथ में, तो बल्ब में भी चला जाएगा फिर, है ना। तो ऐसे क्या होता है, इस बार फ्लो कर रहा है। तो यहां पे बात हो रही है चार्जेस इन मोशन की, पिछले चैप्टर में बात हुई थी चार्जेस एट रेस्ट की। जब चार्ज अगर रेस्ट पे होता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर कंडक्टर के अंदर वो जीरो हो जाएगी। लेकिन इस बार क्या होगा, चार्जेस मूव करेंगे जिसकी वजह से करंट का फ्लो होगा। तो इसको ध्यान से सुन लेना। तो क्या बोलोगे यहां पे, इसमें क्या बोलोगे, व्हाट इज द fallacy in this argument? The fallacy in this argument is only that in previous chapter we just talk about the charges at rest. क्या fallacy है, क्या गलती है इसके आर्ग्यूमेंट में? इसके आर्ग्यूमेंट में गलती है that in previous chapter we studied about the charges at rest, in which whenever a charge is given to the conductor it resides on its surface. तो लिख लेना, whenever a charge, इसमें charges at rest में लिख लेना, whenever a charge is given to a conductor, whenever a charge is given to a conductor, it resides on its surface. It resides on its surface. वो उसके सरफेस पे रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगी। ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगी। रुको यार, मैंने गलत डायरेक्शन बना दिया है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, हाँ अभी सही है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, उसको कैंसिल कर देगी। एनीवे चलो भाई, ये हमारी पिक्चर बन गई थी पॉजिटिव से, ध्यान रख लेना है, थोड़ा सा गलती होगी इस टाइम पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, नेगेटिव इधर आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव इंड्यूस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, जो कि हमारे पिक्चर को डिफाइन करता है। यहां पे ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करना शुरू करेंगे, और जिसकी वजह से करंट हमारा आ जाएगा इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से करंट क्या आ जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलिए भाई, ठीक है, क्लियर सभी को, पक्का ना, मिटा दो इसको, ओके मिटा दो ना। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन सेज व्हेन अ करंट इज एस्टैब्लिश्ड इन अ वायर, जब किसी वायर में करंट आता है, द फ्री इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, किसी भी वायर के अंदर अगर करंट है तो हम क्या बोलेंगे कि उस वायर के अंदर अगर सपोज करो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। Does the number of free electron in the wire continuously decreases? तो क्या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर डिक्रीज हो जाएंगे क्या? नहीं तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट को कंपेयर करना है तो पानी के साथ कर सकते हो, कंपेयर करना है तो वाटर के साथ करो। करंट किस में फ्लो करता है, करंट किस में फ्लो करता है, वायर में। करंट किस में फ्लो करता है, वायर में। पतली सी वायर बना लो यहां पे, बहुत बढ़िया। पानी किस में फ्लो करता है, पाइप में। पानी किस में फ्लो करता है, पाइप में। तो भाई सीधी सी बात है, जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बात करी जा रही थी तो वहां पे हम पानी की बातें कर रहे हैं। अब यार एक तरफ से जितना पानी अंदर जाएगा दूसरी तरफ से उतना पानी बाहर निकल जाएगा, हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ बिल्कुल सर। और जब हम एक पाइप को कनेक्ट कर देते हैं मोटर के साथ में तो क्या होगा, पानी का फ्लो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। अगर एक पाइप को कनेक्ट कर दिया जाए मोटर के साथ में तो यहां से पानी का जो फ्लो है वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। क्या कभी ये पानी खत्म होगा, क्या कभी इस पाइप के अंदर पानी खत्म होगा क्या? ये पाइप तुमने लगाई थी जिसको एक मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है, अब पानी क्या हो रहा है, इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या कभी ये पानी खत्म होगा? क्या ये बोल सकते हो तुम लोग कि पानी खत्म हो गया सर इसमें? नहीं सर, वही पानी यहां से जा रहा है फ्लो होके इधर आ रहा है, यहां से जा रहा है फ्लो होके इधर आ रहा है, यहां से जा रहा है फ्लो होके इधर आ रहा है। ये मोटर क्या करवा रही है, ये मोटर एम जो है वो इस पानी को फ्लो करवा रही है। तो यार जब यहां पे तुम इसको डील करते हो तो क्या करते हो, ये हमारी वो वायर जिसको तुमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये हमारी वो वायर जिसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में गया, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट का डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रॉन हमारे इधर जा रहे हैं।
और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से ही करंट है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट है कि नहीं है? हाँ कि ना बोलो? हाँ बिल्कुल सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो करंट आता है। अभी इलेक्ट्रॉन यहां से गए इधर आए, यहां से गए इधर आए, कौन ये इसको फ्लो करवाने का काम कर रहा है? बैटरी। कौन इसको फ्लो करवाने का काम कर रहा है? बैटरी। ये नेगेटिव चार्ज आके पॉजिटिव पे खत्म हो जाता है, तो यहां से भी तो हमें कुछ नेगेटिव चार्ज चाहिए होंगे। अरे यार यहां पे इलेक्ट्रॉन आए, यहां पे खत्म हो गए, तो यहां से और इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे ना हमने को, तभी को तो ये पूरा सर्किट को कंप्लीट करेगा। तो क्या बेसिकली यहां से एक बात कह सकते हैं, नो द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, the number of free electron remains constant। अब ये कांस्टेंट क्यों रहते हैं? क्योंकि देखो भाई, जितना इलेक्ट्रॉन यहां से पॉजिटिव टर्मिनल पे आया उतना ही यहां से वापस चला गया कंडक्टर के अंदर, जितना पानी यहां से आया उतना पानी यहां से चला गया। अरे समझे ना, जितना पानी यहां से मोटर के पास आया उतना पानी यहां से मोटर से उस पाइप में दोबारा चला गया। जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बैटरी के पास आए उतने इलेक्ट्रॉन बैटरी ने फिर से कंडक्टर के पास भेज दिए। भाई यहां पे सिर्फ फ्लो चल रहा है यार, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहां पे तो सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहा है। यहां पे जो पानी की मोटर काम करती थी पानी को फ्लो करवाने का, वो यहां कौन कर रहा है? बैटरी कर रही है। इसके अलावा बैटरी कुछ और करते ही क्या? नहीं। बैटरी वो पानी को फ्लो कैसे करवा पाती है? ये कैसे करवाती है? इसके अंदर सर एक मोटर है, वो घूमती रहती है, जो कि पानी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिससे कि वो आगे बढ़ता है। बैटरी के अंदर क्या होता है? कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, जिससे वो फ्लो करता है। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। अल्टीमेटली बैटरी का और मोटर का काम एक ही है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। वो बैटरी इलेक्ट्रॉन को करा रही है, मोटर पानी को एनर्जी प्रोवाइड करा रही है, जिसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर रिमेन्स द कांस्टेंट बिकॉज बैटरी कुछ और नहीं कर रही, सिर्फ अपने फ्लो को मेंटेन करवा रही है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर रही है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर रही है। याद रहेगी बातें। बैटरी क्या करती है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को मेंटेन करके रखती है। दैट्स इट, खत्म। तो अगर कोई तुमसे बोले कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, तो भैया उसको बोल देना जाके, ना ना ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हुए। बैटरी तो क्या कर रही है? कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर रही है। इलेक्ट्रॉन यहां से पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं, उतने ही वो नेगेटिव टर्मिनल से यहां से छोड़ भी देते हैं फिर। ठीक है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से छोड़ देते हैं। अब अंदर क्या चल रहा है तो तुम्हें पता है। अगर यहां पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगा दूंगा, तुम्हें लगता है ना कि अंदर क्या चल रहा है। तो अगर देखो यहां पे ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव प्लेट थी। अगर तुमने बोला इलेक्ट्रॉन यहां पे आके खत्म हो गया, तो यहां से और इलेक्ट्रॉन जाने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आके खत्म हो गया, तो अब अंदर जो है ना पिक्चर आयंस संभाल रहे। अंदर पिक्चर कौन संभाल रहे? आयन संभाल रहे हैं। तो भाई बैटरी के अंदर भी तो आयन्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन यहां पे आया, इसके पास खत्म हो गया आके, अब अंदर क्या होगा? यहां पे रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से आयन्स बनते हैं। वो आयन्स आते हैं इसके पास में और ये आगे जाके छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को फिर से। तो हर एक सेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, उसके अंदर भी आयंस ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, ऐसी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि क्या हो रहा है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आके खत्म हो गया था, तो यहां से और इलेक्ट्रॉन कैसे निकल गया हमारे पास में फिर? तो भाई सीधी बात है, अंदर की पिक्चर चल रही है। तो क्या चलती है अंदर की पिक्चर? केमिकल रिएक्शन चलता है अंदर। हमारे लिए अभी सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही सिलेबस में है, तो हम उसी पे डील करेंगे। और टाइप के भी सेल्स होते हैं, जैसे ड्राई सेल आ गया, फिर उसके अलावा सोलर सेल है या फिर फोटोवोल्टेइक सेल है, बहुत सारे टाइप के सेल्स हैं। बट हमारा काम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही है। तो यहां पे आयंस होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर चार्ज कैरियर का काम आयंस करेंगे। तो ये आयंस आगे जाके ये काम करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में कोई कमी नहीं आती है, वो उतने ही रहते जितने पहले थे। तो इन शॉर्ट इतना ही समझो, इन शॉर्ट इतना ही समझो, जो काम मोटर कर रही है वो काम बैटरी कर रही है। क्या मोटर पानी पी जाती है यहां से? बोलते हैं हाँ भैया, यहां से पानी आया तो मोटर ने पानी पी लिया, उसके बाद थोड़ा बहुत पानी भेज दिया। पॉसिबल है क्या? नहीं ना। जितना पानी यहां से मोटर के पास आता है उतना पानी आगे भेज देती है मोटर। तो बैटरी के पास जितने इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे उतने आगे भेज देता है वो, उसके अलावा कुछ नहीं करता बैटरी। सो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। नोट कर लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? बढ़े आगे पक्के से? आ जाओ फिर। तो क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया सभी को? क्या हो रहा है यहां पे? बैटरी का काम क्या है? बैटरी सिर्फ
कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर रही है, बैटरी सिर्फ कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन कर रही है। एनीवेज, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। और कहा गया है एक फैन जिसके ऊपर कॉपर वाइंडिंग है, जिसके मोटर के ऊपर कॉपर वाइंडिंग है, वो कंज्यूम कर रहे हैं लेस पावर एज कंपेयर टू द अनदर फैन जिसके मोटर के ऊपर एल्यूमिनियम वाइंडिंग है। तुमने देखा होगा पंखे के अंदर वाइंडिंग की होती है, कभी देखा है इलेक्ट्रिकल डिवाइस कोई, पंखा देख लो या कूलर, कूलर का पीछे देखा वो डब्बा सा लगा होता है, पंखे के पीछे डब्बा सा लगा होता है, उसको खोल के देखोगे ना वाइंडिंग दिखेगी, उसमें कॉपर की वायर बांध रखी होगी, बहुत सारे फोल्ड कर रखे होंगे। तो भाई एक पंखा ऐसा है जिसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग है, एक पंखा ऐसा है जिसमें एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है, लेकिन जिसके अंदर कॉपर की वाइंडिंग है वो कम पावर को खा रहा है, जिसके अंदर एल्यूमिनियम की वाइंडिंग है वो ज्यादा पावर को खा रहा है। क्यों? क्यों? सोचो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो एंड सोचो क्या होगा, क्यों हो रहा है ऐसा। सोचा? अच्छा देखो भाई, एक तरफ क्या है, कॉपर है, तो कॉपर की वाइंडिंग, एक तरफ कौन है, एल्यूमिनियम है। मुझे जरा बताना कौन ज्यादा कंडक्टिव है, कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा है भैया? कॉपर ज्यादा कंडक्टिव है या फिर एल्यूमिनियम? ऑब्वियस ही बात है भाई, कॉपर की कंडक्टिविटी ज्यादा है। और कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्या क्या डिफरेंस होता है भैया? यहां पे कंडक्टिविटी आपको बताता है कि कौन कितना ज्यादा कंडक्ट कर सकता है, रेजिस्टिविटी आपको बताता है कि कौन कितना ज्यादा रेजिस्ट कर सकता है। तो कंडक्टिविटी जो होती है वो 1 बाय रेजिस्टिविटी होती है। समझ गए ना दोनों में रिश्ता क्या है? दोनों एक दूसरे के इनवर्सली है, यानी कि अगर किसी की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है उसकी कंडक्टिविटी कम है। ऑब्वियसली बात है भाई, कंडक्टिविटी ज्यादा मतलब ज्यादा करंट को अलाउ करेगा, रेजिस्टिविटी ज्यादा यानी कि कम करंट को अलाउ करेगा जाने से, करंट को रोकेगा ज्यादा, है ना। सो कॉपर और एल्यूमिनियम में अगर हमने बात करी कंडक्टिविटी की, सो कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। अगर मैं बात करूं यहां पे रेजिस्टिविटी की, अगर मैं बात करूं रेजिस्टिविटी की, तो कॉपर की जो रेजिस्टिविटी है वो कम है एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम, यानी कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। ऑब्वियस ही बात है, फिर रेजिस्टिविटी का जो रिश्ता है वो रेजिस्टेंस के साथ दिखा सकते हैं ना, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ना रेजिस्टिविटी पे भी। बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉपर अगर ज्यादा करंट को अलाउ करता है फ्लो होने से, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम है। एल्यूमिनियम अगर कम करंट को अलाउ करता है फ्लो करने से, तो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस की पिक्चर तो क्लियर हुई। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लेना, काम आएगा भी आगे चल के। चलो, तो कर लिया नोट सभी ने? ओके यार, देखो क्या है, वो हमसे बोल रहा है कि ये जो कॉपर की वाइंडिंग है वो कंज्यूम कर रहे हैं लेस पावर को एज कंपेयर टू द एल्यूमिनियम वाइंडिंग, है ना। अब देखो, जिसका रेजिस्टेंस कम है, क्या होगा वो? जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें हीट डेवलप ज्यादा होगी कि कम होगी? जिसका रेजिस्टेंस कम है उसमें कम हीट डेवलप होगी। अरे भैया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद करो, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें हीट कम डेवलप होगी, और भैया जिसमें हीट कम डेवलप होगी वहां पे पावर ज्यादा कंज्यूम होगी कि कम कंज्यूम होगी? अब तो समझदार हो तुम लोग, है ना। तो भाई यहां पे क्या हुआ, कॉपर का रेजिस्टेंस कम है तो कॉपर में हीट डेवलप कम होगी, सही है। और यहां पे एल्यूमिनियम की केस में बोले तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा रोकेगा। भैया रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा रोकेगा तो ज्यादा हीट डेवलप करवाएगा, ज्यादा हीट डेवलप होगी तो पावर कंज्यूम यहां पे ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पे पावर कंज्यूम जो होगा किसमें, एल्यूमिनियम में, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द पावर कंज्यूम इन कॉपर। तो भाई कॉपर में जो पावर कंज्यूम हो रही है वो कम है एज कंपेयर टू द पावर कंज्यूम इन एल्यूमिनियम। तो यही बात तो वो कहना चाह रहा था तुमसे तब से, यही बात तो वो तुमसे तब से कहना चाहता था कि कॉपर वाइंडिंग है मोटर में, वो कंज्यूम करता है लेस पावर को एज कंपेयर टू अदरवाइज सिमिलर फैन हैविंग द एल्यूमिनियम वाइंडिंग।
तो भाई एल्यूमिनियम वाइंडिंग में पावर ज्यादा कंज्यूम होती है बिकॉज एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ज्यादा हीट डेवलप करेगा तो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते। कर लिया नोट सभी ने? पक्का ना? समझ आ गई सभी कोई बात? बढ़े आगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। एंड द क्वेश्चन नंबर 9 सेज द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन अ करंट कैरिंग रेजिस्टर is given by U equals to I square RT. Also it is given by U equals to VIT. Should we say that U is proportional to I square or to I? तो भाई यहां पे अगर मैं बात करूं तो हीट प्रोड्यूस जो रेजिस्टेंस में होती है अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ, फॉर्मूला हमारे पास आया था, क्या आया था याद करो? जूल्स लॉ से फॉर्मूले हमें मिले थे कि भैया हीट डेवलप जो होती है वो होती है I square RT, और एक फॉर्मूला आया था हीट डेवलप का, वो आया था VIT। तो बोला गया कि इनमें से कौन से फॉर्मूले को मैं मान के चलूं? क्या इस फॉर्मूले को मान के चलूं या ये वाला फॉर्मूला मान के चलूं? क्या बोलूं मैं कि जो हीट है वो प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, या फिर क्या बोलूं मैं कि जो वो हीट है वो प्रोपोर्शनल है आई के? तो कौन सी बात इनमें से सही है ये आपको बताना है। चलो भाई एक बार सोचो जरा, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोच लिया? नहीं सोचा अभी भी? अरे सोचो जरा, कौन सा फॉर्मूला वैलिड रहेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? देखो यार, इस फॉर्मूले में ये बात कहना बहुत गलत बात है। यहां पे ऊपर वाले पहले वाले फॉर्मूले में देखो और दूसरे वाले फॉर्मूले में देखो। पहले वाले फॉर्मूले में क्या क्या मिल रहा है? कोई एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो, एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी की बात करते हैं तो मैंने टाइम को फिक्स कर दिया है, बहुत बढ़िया, दोनों फॉर्मूले में टाइम फिक्स हो गए। पहले वाले फॉर्मूले में देखा तो आर मेरा कांस्टेंट होता है किसी भी कंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हमारा एच जो है वो सिर्फ डिपेंड करेगा आई स्क्वायर पे। एट एनी टाइम टी, टी टाइम मैंने फिक्स कर दिया है तो जो कांस्टेंट है वो आर है, तो एच मेरा डिपेंड करेगा आई स्क्वायर पे। लेकिन जब मैं बात करूं दूसरे फॉर्मूले की, सो यहां पे कौन कांस्टेंट है? वी। तुम्हें पता है वी कांस्टेंट होता है? नहीं सर। हमें पता है क्या वी कांस्टेंट है कि नहीं है? नहीं सर, हमें नहीं पता। तो आप कैसे कह सकते हो कि वी कांस्टेंट है? आप कैसे कह सकते हो? हाँ, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है ये हमें पता है, लेकिन ये वोल्टेज वी तो डिपेंड करता है ना सोर्स कौन सा लगाया तुमने, अलग अलग सोर्स के लिए अलग अलग वैल्यू। तो यहां पे कहा गया कि कोई करंट कैरिंग रेजिस्टर है जिसका आर कांस्टेंट होता है, लेकिन मुझे वी का कुछ नहीं पता, वी भी तो वेरिएबल हो सकता है। तो यहां पे एच जो होगा वो वी पे भी डिपेंड करेगा और एच जो है वो आई पे भी डिपेंड करेगा। तो यार ये बात तो बिल्कुल नहीं कह सकते ना कि एच आई पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पे एच वी पे भी साथ में डिपेंड कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में एच जो है आई पे ऑल्सो वी पे, दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। तो आप ये बात नहीं कह सकते ना कि अकेले सिर्फ करंट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, साथ साथ वो वी पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर वी चेंज हो गया तो फिर तो दिक्कत है ना। हाँ सर, वी चेंज हो गया तो आई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, तो उस केस में एच की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी। यहां पे दूसरे वाले फॉर्मूले में वी और आई दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो इनकी पिक्चर अपनी अलग चल रही है। लेकिन ऊपर वाले फॉर्मूले में टाइम को अगर आपने फिक्स कर दिया तो किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो फिक्स रहता है। तो उस केस में H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर चलेगा, 100% चलेगा। लेकिन नीचे वाले में V कांस्टेंट हो ना हो कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है V वेरिएबल हो हमारे पास में, और V अगर वेरिएबल है तो I का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा फिर उस केस में। तो H क्या प्रोपोर्शनल टू I है? कोई जरूरी नहीं होता ऐसा कुछ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि H प्रोपोर्शनल टू I है, हमेशा वैलिड नहीं होगा। कभी कभार किसी पर्टिकुलर केस में वैलिड हो सकता है, जब V कांस्टेंट होगा तो ही पॉसिबल है, लेकिन ये हमेशा चलेगा। ये सिर्फ तभी वैलिड है जब V कांस्टेंट होगा, लेकिन ये हमेशा वैलिड रहेगा, क्योंकि R तो कांस्टेंट ही होता है ना, R कांस्टेंट होता है किसी भी रेजिस्टर के लिए। तो इसको नोट कर लो जल्दी से। समझ गए ना क्या बोला? पहले वाले पार्ट में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है इसलिए प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, लेकिन दूसरे वाले पार्ट में वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है। हमें नहीं पता वोल्टेज के बारे में, क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा मुझे, तो मैं कैसे मान लूं वोल्टेज कांस्टेंट होता है ना भाई? वोल्टेज कांस्टेंट होता है, मैं कैसे मान लूं? और दूसरी बात, अगर मैं आई को चेंज करूंगा तो वी भी तो साथ में चेंज हो सकता है यहां पे, है ना भाई? तो बेसिकली ये पिक्चर डिपेंड करती है बैटरी पे कि भाई बैटरी कौन सी है, उसके अलावा कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड कर रही है। तो ओवरऑल द पॉइंट इज कि यार यहां पे ये चॉइस तो नहीं कह सकता मैं कि H प्रोपोर्शनल टू I है, क्योंकि यहां पे V भी साथ में है, तो वो V पे भी तो डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं। तो ये फॉर्मूला
हम प्रिफर नहीं करते, हम आई स्क्वायर आर टी वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें स्पेसिफिक कंडीशंस दे रखी होती है। लाइक कोई क्वेश्चन में खोल दिया वही वोल्टेज कांस्टेंट है, क्वेश्चन में कहा बैटरी कनेक्टेड है वोल्टेज कांस्टेंट है, तो हाँ ये फॉर्मूला लगा सकते हो फिर। लेकिन आई स्क्वायर वाला इज ऑल टाइम वैलिड, यहां पे जा सकते हो। तो हम क्या कहेंगे, शुड वी से दैट यू इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर? यस, यू कैन से दैट u is proportional to I square, but u is not proportional to I. We cannot say this part. We can say this, but we cannot say this. Okay? Anyway, चलिए नोट कर लिया सभी ने ये पार्ट, नोट कर लिया सभी ने। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़े आगे अगले सवाल पे। ओके, सो 9 के बाद में अब हम बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एंड द क्वेश्चन नंबर 10 says consider a circuit containing an ideal battery connected to a resistor. Do work done by the battery and the thermal energy developed represents the two name of the same physical quantity. एक सर्किट है हमारे पास में जिसमें एक आइडियल बैटरी लगी हुई है और ये कनेक्ट की हुई है रेजिस्टर से। देखो भाई, आइडियल बैटरी कौन सी है? एक आइडियल बैटरी वो बैटरी होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। एक आइडियल बैटरी वो बैटरी होती है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। कहा गया है सर्किट में एक रेजिस्टर है यहां पे, इसके साथ मैंने एक आइडियल बैटरी लगा दी, इसके साथ मैंने एक आइडियल बैटरी लगा दी। सो क्या कहा गया है? तो कैन वी से दैट द वर्क डन बाय द बैटरी, जो वर्क डन बाय द बैटरी है वो बराबर है हीट डेवलप बाय द रेजिस्टर के। क्या बात से सहमत हो तुम लोग? क्या इस बात से सहमत हो दैट द वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू द हीट डेवलप? हाँ सर, सोचो जरा, सोचो इसके लिए, क्या तुम इस बात से सहमत हो? सोच लिया? आ जाओ अब सोच, मैं तुम्हें सोचवाता हूं क्या करना है। देखो बेसिकली क्या हो रहा है कि बैटरी वर्क कर रही है, बैटरी वर्क करके क्या कर रही है, यहां पे एक चार्ज है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहां पे जाते हैं ना, और करंट इस डायरेक्शन में जाता है। तो बेसिकली बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को पैसे देके भेजती है। इलेक्ट्रॉन को पैसे दिए, बोला भैया जा तू घूम फिर के आ जा, सर्किट में घूम के आओ आराम से। बैटरी के पास ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से वो किसी चार्ज को पूरे सर्किट में घुमा सकती है। अरे व्हाट इज ईएमएफ? ईएमएफ इज अ एनर्जी जिसकी वजह से वो किसी भी चार्ज को एक सर्किट में फ्लो करवा सकती है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं चार्ज के नाम पे। बैटरी ने बोला बेटा ले एनर्जी और जा घूम के आ जा। ये गया मस्त तरीके से घूमने गया, घूमने गया, घूमने गया, घूमने गया, घूमने गया। यहां पे इसको क्या मिल गया, गुंडे। अब भाई गुंडे मिल गए, तो गुंडे ने बोला कि बेटा कहां जा रहे हो? तो उसने बोला हम घूमने जा रहे हैं। उसने बोला पैसे है तेरे पास? हाँ है, पैसे रख के जा, फिर चल जा घूमने। तो इसने क्या किया, जो एनर्जी बैटरी ने वर्क करके इसको दी थी वो इसने इस गुंडे को दे दी, जो कहां गया, हीट के फॉर्म में बाहर गया। जो कहां गया, हीट के फॉर्म में बाहर गया। बची कुछ एनर्जी को लेके वो फिर से आ जाता है और यहां पे सर्किट को कंप्लीट कर देता है। यही हो रहा है ना। और इसका वाइस वर्सा करंट की पिक्चर चल रही थी यहां पे, इसके वाइस वर्सा क्या है, करंट की पिक्चर चल रही है। तो ऐसे मान लो करंट यहां से गया, ये करंट क्यों गया, क्योंकि बैटरी ने वर्क किया। करंट क्यों गया, बिकॉज बैटरी ने वर्क किया। देखो भाई दोनों पिक्चर्स आए की बात रिप्रेजेंट करती है कि भाई ओवरऑल क्या है, करंट को फ्लो करवाने के लिए बैटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बैटरी वो काम कर कैसे रही है, बैटरी वो काम कर कैसे रही है, केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से वो एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है वो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके वो मूव करवाने की कोशिश करते हैं। वो मूव करने लगा तो रास्ते में उसको रेजिस्टर मिल गया जो कि गुंडे थे। गुंडे ने बोला पैसे है, तो उसने पैसे के नाम पे उसको एनर्जी दे दी। वो एनर्जी उसने सराउंडिंग में निकाल दी। उसने बोला अपने क्या काम है एनर्जी के, अपने को तो पैसे चाहिए थे। तो उसने पैसों की जगह वो एनर्जी को रिलीज कर दिया सराउंडिंग में और इलेक्ट्रॉन को जाने दिया आगे। इसका उल्टा बोलोगे तो क्या बोलोगे, यहां पे बैटरी है, बैटरी का काम क्या है, करंट को फ्लो करवाने का, करंट को फ्लो कराया। ये करंट जब रेजिस्टर से पास होता है तो यहां पे रेजिस्टर क्या होता है, हीट हो जाता है फ्रॉम द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये करंट जब रेजिस्टर से पास होता है तो रेजिस्टर क्या करता है, इसको अपोज करता है, इसके फ्लो को अपोज करने की कोशिश करेगा ये रेजिस्टर। तो रेजिस्टर जब इसको फ्लो करने से अपोज करेगा तो यहां पे क्या होगा, इसकी जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर चली जाएगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये बोलते हैं कि तुम जानते हो ये रेजिस्टर में, तुम जानते हो ये रेजिस्टर में एक तरफ है हायर पोटेंशियल, एक तरफ है लोअर पोटेंशियल। जानते हो ना ये बात। ये हो गया पहला तरीका जो मैंने तुम्हें बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन गया, गुंडे मिले रास्ते में तो पैसे छीन लिए उसके। पैसे मतलब एनर्जी, ठीक है।
इसको एनर्जी दी, बोला घूम के आ जा, ये रास्ते में एक गुंडे मिल गए, गुंडे ने बोला हमें एनर्जी दे दे, है ना, तो उसने बोला हाँ ले ले भाई एनर्जी, वो उसने सराउंडिंग में निकाल दी। ये पहला तरीका। दूसरे तरीके में देखना क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, बिल्कुल से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहां से, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है ना। हम जानते हैं करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान देना इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा है। और जब भी, पिछले चैप्टर की बातें हैं ये, जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता है। याद करो मैंने पिछला चैप्टर जब तुम्हें पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन चार्जेस, वहां पे बोला था मैंने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा यहां पे क्या होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे जो है क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे गया, तो भाई एनर्जी का लॉस हुआ। अब वो एनर्जी का लॉस कहां गया, वो चला गया हीट के फॉर्म में। वो कहां गया, वो चला गया हीट के फॉर्म में इन द सराउंडिंग। तो जो बैटरी वर्क कर रही थी वो वर्क ओवरऑल कहां गया, वो गया रेजिस्टर के पास और सराउंडिंग में चला गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या अगर तुमसे कोई बोले आइडियल बैटरी लगाई है, आइडियल बैटरी का मतलब क्या होता है, जिसका रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं किसी भी रेजिस्टर से, तो वर्क डन बाय द बैटरी एंड द थर्मल एनर्जी डेवलप, वर्क डन बाय द बैटरी एंड द थर्मल एनर्जी डेवलप, क्या दोनों सेम ही पिक्चर है? हाँ बिल्कुल, दोनों सेम ही पिक्चर है, बस नाम अलग अलग दे दिए। समझ के बात को, दोनों क्या है, सेम ही पिक्चर है। बैटरी वर्क करेगी तभी इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तभी यहां पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो जो वर्क डन यहां पे हो रहा था वो लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। समझ के बात को? सो दीज आर द पॉइंट्स, नोट कर लो फटाफट से। दोनों तरीके सही है, तुम्हें जैसा समझ आता है वैसे लिखो उसको, पर हाँ दोनों तरीके सही है। यहां पे बढ़े आगे, बढ़े क्या आगे, पक्का ना, कर लिया नोट ये? ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, एंड द क्वेश्चन नंबर 11 सेज is work done by the battery always equal to the thermal energy developed in the electric circuit? What happen if a capacitor is connected in the circuit? क्या हमेशा जो वर्क डन बाय द बैटरी है वो बराबर होगी थर्मल एनर्जी डेवलप? क्या होगा अगर मैं कैपेसिटर लगा दूं तो? देखो भाई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, वो तो हम रेजिस्टर लगा रहे थे इसलिए ऐसा हो रहा था, है ना। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है इसलिए मैं तुम्हें खुद से करने नहीं दे रहा हूं। वो तो क्या था, हम पहले सर यहां पे एक रेजिस्टर लगा रहे थे जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, एनर्जी का लॉस हो रहा था। लेकिन अगर मैं यहां पे एक कैपेसिटर लगा देता हूं तो व्हाट विल हैपन? अगर मैं यहां पे कैपेसिटर लगाता हूं तो कैपेसिटर तो बहुत अच्छा है, कैपेसिटर एनर्जी का लॉस नहीं करवाता है। वो क्या करता है कि जो भी बैटरी ने वर्क डन किया है, रेजिस्टर ने तो हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया उसको, लेकिन कैपेसिटर उसको स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। इसने वर्क डन किया CV, इसने वर्क डन किया CV, उसने स्टोर किया हाफ CV स्क्वायर। तो भाई साहब हमेशा ऐसा होगा क्या? तो बोलोगे नो, work done by the battery is not always equal to the thermal energy developed in the electrical circuit. What happened to the if a capacitor is connected? तो अगर कैपेसिटर कनेक्ट कर दोगे तो वो एनर्जी को स्टोर करेगा, ऑल्दो आधी एनर्जी को लॉस भी करेगा। यहां पे ये पूरी एनर्जी थोड़ी स्टोर करता है। इसने वर्क डन किया CV, उसने स्टोर किया हाफ CV, अभी भी हाफ CV तो सराउंडिंग में रिलीज हो गई है। स्टिल यहां से वायर में से हीट का लॉस होता है इन टर्म्स ऑफ द हाफ CV स्क्वायर। लेकिन इस रेजिस्टर के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर ने क्या किया, एनर्जी को सेव किया। उस रेजिस्टर के रेस्पेक्ट में कैपेसिटर ने क्या किया, एनर्जी को सेव किया। तो कैपेसिटर सही है ना भैया, रेजिस्टर से तो कैपेसिटर ही सही है जिसने एनर्जी को सेव करके रखा था। तो क्या बोलोगे? नो, द वर्क डन बाय द बैटरी क्लियर है ना बातें?
नोट कर लिया तुम लोगों ने, व्हाट हैपन इफ अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड देन इट विल स्टोर द एनर्जी, इफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड then it will store half of the work done by the battery in form of electrical energy. देखो, half of the work done by the battery in form of electrical energy. नोट करो, ठीक है। तो हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अगर आपने कैपेसिटर लगा दिया तो कैपेसिटर क्या करेगा, हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द एनर्जी को स्टोर करेगा। वर्क डन बाय द बैटरी इज सीवी, हाफ ऑफ द सीवी स्क्वायर, वर्क डन बाय द बैटरी इज, सॉरी सीवी स्क्वायर होगा, सॉरी माय मिस्टेक, वर्क डन बाय द बैटरी इज सीवी स्क्वायर, तो वो स्टोर कितना करेगा, हाफ सीवी स्क्वायर। तो अगर कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तो वो हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी को स्टोर कर लेता है इन फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11, नोट कर लो जल्दी से, कर लिया नोट, पक्का ना, बढ़े आगे सच में, अच्छा जी बहुत बढ़िया। सो यह क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 सेज अ नॉन आइडियल बैटरी इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर, इज द वर्क डन बाय द बैटरी इक्वल टू द थर्मल एनर्जी डेवलप इन द रेजिस्टर? Does your answer change if the battery is ideal? So question says एक नॉन आइडियल बैटरी है। देखो अब नॉन आइडियल है तो क्या होगा, बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस भी होगा। तो ये तो हमारा वो लोड वाला रेजिस्टर जो क्वेश्चन में कहा गया है ना, और ये हमारी बैटरी लगा देते हैं यहाँ पे। बस एक दिक्कत है, बैटरी का खुद का भी रेजिस्टेंस है इस बार, इसका रेजिस्टेंस R, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसका EMF E। नॉन आइडियल बोला है ना उसने क्वेश्चन में, नॉन आइडियल वो होते हैं जिनका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। इसको मैंने एक रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, क्या अब यहां पे वर्क डन बाय द बैटरी बराबर होगा हीट डेवलप के? क्या यहां पे वर्क डन बाय द बैटरी बराबर होगा क्या हीट डेवलप के? बोलो, सोचो जरा, सोचो जरा, हां कि ना, यस और नो? यस, नहीं, यहां नहीं होगा, नो। हेयर वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू द सम ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप in resistor and internal resistance। क्या बोला मैंने बोला कि भाई साहब नहीं, यहां पे जो तुम्हारा बातें थी, क्या यहां पे जो वर्क डन था वो बराबर नहीं है थर्मल एनर्जी डेवलप इन द रेजिस्टर के, तो किसके बराबर है? नो, हियर द वर्क डन बाय द बैटरी is equal to the sum of the thermal energy develop in the resistor as well as the internal resistance। याद करो मैंने कल तुम्हें बताया था, ये कौन है, ये घर का भेदी लंका ढाई है ना। क्या बोलता है ये, हमने बैटरी ने वर्क करा, बैटरी ने वर्क करा, बैटरी ने बेचारे ने मेहनत करी, और इसने क्या करा, खुद के घर पे ही डाका डाल दिया, इसने खुद की एनर्जी को ही रिलीज कर दिया हीट के फॉर्म में। अरे ये तो बाहर वाले थे, है ना, इसको तो अपनों ने लूटा, गैरों में खाता था। Anyway, चलो भाई ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ने भी क्या किया, यहां पे हीट एनर्जी का लॉस करवा दिया। तो यहां पे जो वर्क डन बाय द बैटरी है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप इन द रेजिस्टर एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है यहां पे? अब वो पूछता है डज योर आंसर चेंज इफ द बैटरी इज आइडियल? अगर वो बैटरी आइडियल होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो यहां पे लिख लेना पॉइंट, इफ द बैटरी इज आइडियल, इफ बैटरी इज आइडियल, अगर बैटरी आइडियल हुई तो क्या होगा उस केस में? इफ द बैटरी इज आइडियल, इन दैट केस वर्क डन विल बी इक्वल्स टू हीट डेवलप इन रेजिस्टर। अगर बैटरी आइडियल होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। बैटरी अगर आइडियल है तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा।
सॉरी यहां पे लिखना भूल गया क्या मैं, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है फॉर आइडियल बैटरी। ठीक है, तो अगर बैटरी आइडियल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, एंड इन दैट केस जो वर्क डन बाय द बैटरी दैट विल बी इक्वल टू द थर्मल एनर्जी डेवलप, या फिर कहूं हीट डेवलप इन द रेजिस्टर के। नोट करो आगे, फिर बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो इसको। कलिए नोट सभी ने, पक्का, बढ़े आगे। ओके, तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ अगले सवाल पे जल्दी से। 12 के बाद में 13 पे आ जाइए। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है समटाइम इट इज सेड दैट द हीट इज डेवलप्ड इन अ रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिक करंट इन इट। रिकॉल दैट हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड ड्यू टू द टेंपरेचर डिफरेंस। इज द स्टेटमेंट अंडर कोट्स टेक्निकली करेक्ट? कहा गया है कि हम कहते हैं कि भाई रेजिस्टेंस के अंदर हीट डेवलप होती है ना, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करता है। क्या बोला कि वहां पे कहा जाता है कि हीट डेवलप होती है इन अ रेजिस्टेंस व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन इट। Recall that heat is defined as the energy being transferred due to the temperature difference। पर हमने तो कहा था भैया हीट क्या है, एनर्जी का ट्रांसफर है जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है ना भाई। हीट क्या है, हीट इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी ड्यू टू द थर्मल डिफरेंस। तो भाई यहां पे कौन सी बात सही है, क्या ये बात सही है? यहां पे जो वो लिखी है हीट इज डेवलप्ड इन आर रेजिस्टेंस, वो बोल रहा है हीट डेवलप होती है। यहां क्या बोल रहा है, हीट क्या है, एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। तो क्या वो बात सही है उसकी? बोलो। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या हो रहा है, हीट डेवलप हो रही है। तो यार किसी एक रेजिस्टर की बात करते पहले तो, ओके। तो अगर मेरे पास कोई रेजिस्टर है तो उसमें क्या होगा बेसिकली कि जब भी मैं बात करता हूं, ये मेरा कोई रेजिस्टर है भैया, यहां पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ध्यान से देखना भी इसको, ठीक है। तुम ये बात जानते हो पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे प्लस, ये माइनस का, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां से जा रहे हैं बढ़िया मस्त तरीके से इलेक्ट्रॉन, और इधर से जाएंगे इधर पे। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट चैप्टर में एक चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाएंगे तो एनर्जी का लॉस करवाएंगे ना भाई। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ बढ़ता है, सो देयर इज अ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? सो बेसिकली यहां पे बात हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो चीज है जो आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला था, है ना। सो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। अब यार जब ये लॉस हुआ तो ये गया कहां? फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो कि जो एनर्जी का नुकसान हुआ है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो वो यहां पे कन्वर्ट होती है हीट के फॉर्म में। वो कन्वर्ट होती है किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। सो बेसिकली जो भी यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ है वो सारा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो जब हम बोलते हैं हीट डेवलप हुई है, दैट मींस वो क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हुई है हीट में। तो वहां पे वो डेवलप वाला पॉइंट जो हम बोल रहे हैं ना, वो डेवलप कुछ नहीं हुई है वो डेवलप नहीं होती है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट हो जाती है हीट में। ओके सारी एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती। हाँ उसके लिए अगर सपोज करो यहां पे तुमने कोई एक ऐसा डिवाइस लगाया जैसे कि तुमने हीटर लगाया, फिर हीटर के केस में क्या होगा, सारी एनर्जी को कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा वो। ओके सो बेसिकली यहां पे क्या होता है कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में नुकसान होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा हीट के फॉर्म में। तो यहां पे जो कहा गया था कि हीट इज डेवलप, लेकिन हमने बोला है कि हीट डिफाइन होता है एज द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड। हाँ ये पॉइंट सही है, ये पॉइंट कह सकते हो एक बार कि भाई हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी बीइंग ट्रांसफर्ड। तो एनर्जी का ट्रांसफर ही तो हुआ है भाई। यहां पे जब आए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई दूसरे फॉर्म में ड्यू टू द टेम्परेचर के डिफरेंस से। अब यहां पे भाई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, यहां पे जो हीट हमें मिल रही है वो एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से मिल रही है। ये वाली हीट जो हमने पढ़ी थी वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थी। जो क्लास 11th में आपने थर्मल चैप्टर पढ़ा था, थर्मल फिजिक्स चैप्टर पढ़ा था ना, थर्मल फिजिक्स। सो इस थर्मल फिजिक्स में क्या हुआ, हीट आई। और वो हीट क्यों आई, टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से। एक बॉडी थी जिसका टेम्परेचर T1 था, एक बॉडी थी जिसका टेम्परेचर T2 था। टेम्परेचर T1 अगर बड़ा था T2 से तो हम क्या बोलते थे, हीट का फ्लो हो जाता था। यही बोलते थे अगर T1 बड़ा है T2 से तो हीट का फ्लो हो जाता था। लेकिन यहां पे जो हीट हमें मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है, वो हमें मिलती है एनर्जी कंजर्वेशन की वजह से। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है कि भैया एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हाँ
एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी इसी का कन्वर्जन हुआ है हीट में, इससे आप कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पे कि हम कह सकते हैं कि हमारे लिए जो ये हीट था वो कन्वर्ट हुआ है बेसिकली। ओके, चलिए समझ आई बात। थर्मल फिजिक्स की बातें अलग है, वहां पे जो हीट का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का सॉरी जो ट्रांसफर होता है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। बट हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी क्यों मिली हमें, एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, वो लॉस हीट के फॉर्म में होता है। एनर्जी का कुछ लॉस हुआ, वो लॉस हीट के फॉर्म में होता है। तो वो एनर्जी का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जा रहा था तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट हुआ। तो जब उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई तो एनर्जी कम हुई, एनर्जी कहां गई वो, अरे एनर्जी खत्म हो जाती है क्या, नहीं ना। तो जब ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हुई है तो बाकी की एनर्जी कहां गई भाई, तो वो कन्वर्ट होगी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में और वो रिलीज होगी सराउंडिंग में इन टर्म्स ऑफ हीट, ठीक है। तो वो हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, अच्छा से क्लियर हुआ है सब सभी को, बढ़े आगे पक्का ना। ओके, सो क्वेश्चन 13 के बाद में टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंड द क्वेश्चन नंबर 14 सेज वी ऑफन सेज अ करंट इज गोइंग थ्रू द वायर, व्हाट गोज थ्रू द वायर, द चार्ज और द करंट। हम कहते हैं कि भाई वायर में करंट जा रहा है, तो एक्चुअल में वायर में क्या जा रहा है, चार्ज या फिर करंट, वायर में क्या जा रहा है, चार्ज या फिर करंट। सो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एक बात ध्यान रखना, नोट करके रखना, करंट वरंट की बातें बाद की है, पहले आता है चार्ज। करंट वगैरह बाद की बातें हैं, पहले आता है चार्ज। और कहते हैं कि भाई जब चार्ज फ्लो करता है किसी भी वायर में तो ही करंट आता है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है किसी वायर में तो करंट आएगा इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है किसी वायर में तो करंट आता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना यार, ये बातें तो पता ही होगी तुम लोगों को। तो करंट वगैरह कुछ नहीं, वो सिर्फ चार्ज होते हैं जो फ्लो करते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट गोज थ्रू द वायर तो तुम बोलना चार्ज, क्या जाता है वायर में से, चार्ज जाता है, और उसी वायर चार्ज की वजह से करंट आता है। फिर करंट इज द सेकेंडरी पार्ट, प्राइमरी जो मेन बाप है ना वो चार्ज है, चार्ज के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो करंट ही नहीं आएगा, अगर चार्ज फ्लो नहीं करता है तो कोई करंट नहीं है फिर, ठीक है। तो बाप कौन है यहाँ पे, चार्ज है, चार्ज के बिना कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, मिटा दूं इसको, हटा दूं, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एंड द क्वेश्चन सेज वुड यू प्रीफर अ वोल्टमीटर और अ पोटेंशियोमीटर टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी। अब भाई वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर में से हम ईएमएफ ऑफ द बैटरी फाइंड करने के लिए किसको यूज करें, वोल्टमीटर। अच्छा वोल्टमीटर, यार एक बात थी, वोल्टमीटर एक छोटा सा डब्बा जैसा था, याद करो, वोल्टमीटर एक छोटा डब्बे जैसा है जिसमें रीडिंग्स लगी हुई है ना, सुई ऐसे घूमती रहती है। पोटेंशियोमीटर कैसा था, वो बड़ा सा डिवाइस, भूल गए तुम लोग, भूल गए सर हम पोटेंशियोमीटर के बारे में, क्या था पोटेंशियोमीटर, हाँ ये एक वो वायर होती थी जिसका रेजिस्टेंस हम फाइंड करते थे, ठीक है, और यहां पे एक रियोस्टेट लगाया जाता था, एक बैटरी लगाई जाती थी, याद है तुम्हें, याद है एक ऐसा सर्किट बनाते थे हम लोग, बोलते थे यहां पे, फिर एक गैल्वेनोमीटर लगाते थे, फिर ये जॉकी होती थी, दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियोमीटर। ये क्या था, पोटेंशियोमीटर था, ये क्या था, वोल्टमीटर था। तो भाई दोनों में से कौन से का यूज किया जाए, वोल्टमीटर का या फिर पोटेंशियोमीटर का। तो मैंने तुम्हें कहा था पोटेंशियोमीटर भले ही दिखने में बड़ा है, पोटेंशियोमीटर भले ही दिखने में बड़ा है, कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन रीडिंग इसकी ज्यादा अच्छी आती है एज कंपेयर टू द वोल्टमीटर। सो पोटेंशियोमीटर गिव्स यू एक्यूरेट रीडिंग्स। अब रीडिंग के नाम पे किसको फाइंड कर रहे हो तुम लोग, रीडिंग के नाम पे हम फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल को। सो पोटेंशियोमीटर आपको क्या करता है, एक्यूरेट रीडिंग देता है जो कि वोल्टमीटर नहीं दे पाता है। तो अगर आपको प्रेफर करना है वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर से टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ बैटरी, तो मैं तो पोटेंशियोमीटर को चूज करूंगा क्योंकि एक्यूरेट रीडिंग देता है वो, है ना। क्लियर है सभी को, ये बढ़े आगे। चलो डायग्राम तो पता है ना तुम्हें, डायग्राम क्या नोट करोगे तुम लोग इसका यार,
डायग्राम नोट करने वाली बातें थी नहीं इसमें, डायग्राम क्या नोट करोगे, तो पता है तुम्हें डायग्राम के बारे में। 16 क्वेश्चन पे आ जाओ। डज अ कंडक्टर बिकम द चार्ज व्हेन अ करंट इज पास। अरे यार क्या पूछ रहा है ये, कि कोई कंडक्टर क्या वो चार्ज होता है अगर कोई करंट उससे फ्लो करेगा तो? अगर किसी कंडक्टर में से करंट का फ्लो होता है तो क्या वो चार्ज हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो एक कंडक्टर है जो कि न्यूट्रल है हमारे पास में। अब इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में, वैसे तो देखो पुरानी बातें अलग है, अभी थोड़ा नई बातों पे आते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में अगर करंट को फ्लो करवाएं, चलो मैं करंट को फ्लो करवाता हूं, है ना, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मैं क्या कर रहा हूं, करंट को फ्लो करवा रहा हूं। तो बेसिकली करंट फ्लो करने का मतलब क्या है यहां पे, कि इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, क्या है, कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं, है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या एक्स्ट्रा है क्या इसके पास? अरे वो इलेक्ट्रॉन क्या कहीं बाहर से खरीद के लाया क्या? वो नहीं लाया ना, उसके पास थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास थे वो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब किसी भी कंडक्टर से करंट को फ्लो करवाया जाता है तो हम कहते हैं कि भाई साहब इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो ड्रिफ्ट कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? ड्रिफ्ट कर रहे थे। तो इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो ड्रिफ्ट कर रहे, जिसकी वजह से करंट आ रहा है। तो क्या कंडक्टर को ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाहर से खरीद के लाया था क्या? नहीं, उसके खुद के थे ये। अरे उसके खुद के थे ये भाई, कोई बाहर से खरीद के नहीं लाया। तो क्या कोई एक्स्ट्रा चार्ज आया इसके ऊपर? नहीं। तो क्या इसमें से कुछ चार्ज निकल गया क्या बाहर? नहीं। तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए क्या? नहीं। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो पहले अगर न्यूट्रल था तो बाद में भी न्यूट्रल रहेगा। याद करो पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो कम हो जाएगा? नहीं, बैटरी सिर्फ इनको फ्लो करवाता है, बैटरी सिर्फ इनको फ्लो करवाता है, बाकी सब तो चलता रहेगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही रहेंगे जितने पहले थे। तो देखो भाई, अगर किसी कंडक्टर में से अगर करंट को फ्लो करवाया जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं, सिर्फ उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं। ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएंगे इसको, ये मतलब नहीं है कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे। नहीं 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 नहीं, अगर वो इलेक्ट्रॉन बाहर जाते तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन आते तो नेगेटिव चार्ज आता। बट इसके आसपास कोई है, आसपास कोई है सर बैटरी। अरे बैटरी वो काम नहीं करता जो तुम सोच रहे हो। बैटरी क्या करता है, जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करता है। इसके आसपास कोई है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है? नहीं। आसपास कोई है जो इसको इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है? कोई नहीं, अकेला है सर, तन्हा है, अकेला। तो भाई यहां पे बेसिकली करंट फ्लो की पिक्चर सिंपल है। वो ये कहती है कि जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। उस ड्रिफ्टिंग के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है या अपना इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो यहां पे क्या ये चार्ज होगा? नहीं। सो नो इज द आंसर फॉर दिस। डज अ कंडक्टर बिकम चार्ज व्हेन अ करंट इज पास थ्रू इट? नो। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट करना, बस, इसके अलावा कोई मतलब नहीं इसका। करंट के फ्लो करने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट करना, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है इसका। सो नो, conductor did not become a conductor does not become charged when a current is passed through it. So this is your final answer for this question. जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। कर लिया नोट? हो गया नोट सभी का? पक्का ना? चलो मिटा दो इसको। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, जो कहता है कैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी बी ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ? क्या पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है ईएमएफ से? भैया ईएमएफ कब आता है? जब कोई बैटरी जो सर्किट में जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन अगर यही बैटरी किसी सर्किट में कनेक्टेड हो जाए तो क्या होगा? इसका जो वो ईएमएफ नामक चीज थी वो कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। याद है तुमको? अरे बोलो, भूल गए क्या तुम लोग? यहां पे ईएमएफ डिफाइन करते थे, यहां पे वी डिफाइन करते थे, दोनों में अंतर है। जब ये बैटरी यूज में नहीं थी तो इसका ईएमएफ डिफाइन किया गया। जब ये बैटरी यूज में आ गई, यानी कि जब इसने करंट को फ्लो करवाया, तो अब यहां पे इसका वोल्टेज आ जाता है। इसको समझने के लिए मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की पिक्चर को सामने लेके आता हूं। मैंने बोला कि भैया ये हमारे पास क्या है? एक सेल है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर,
इसका ईएमएफ ई। अब इस सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? देखो भाई क्या हुआ, जैसे इंटरनल रेजिस्टेंस लगा, अब इसके अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस? टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप कितना रहेगा? तो मैं बोल देता हूं V इक्वल्स टू E माइनस IR। इज दिस द पोटेंशियल ड्रॉप? हाँ सर, V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल, E इज द EMF माइनस IR। अब V का जो वैल्यू मिलेगा E में से कुछ माइनस करके मिलेगा। V क्या है? अरे V इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। E क्या है? E इज नथिंग बट द EMF। तो भैया यहां से चेक करो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल। अरे पूरा एक सेल होता है, सेल को जब आप कंसीडर करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस को बीच में घुसा के रखना। ये डॉटेड लाइन से जो मैंने डब्बा बनाया है ना, ये पूरा एक सेल है तुम्हारा, एक बैटरी है तुम्हारी ये, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में आता है बीच में। अब टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, इसका EMF E है, माइनस का IR हो गया। अगर IR 0 होता, अगर R 0 हो जाता तो V इक्वल्स टू E होता, या अगर मैं बोलूं I इक्वल्स टू 0 होता तो भी यही पिक्चर बनती। मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है तो ही जाके हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर वो करंट 0 होता है तो V इक्वल्स टू E होता है, अगर करंट 0 नहीं है तो V अलग है, E अलग है। तो तुम्हें बताना है कौन बड़ा है, क्या V बड़ा है या फिर E बड़ा है। तो बेसिकली यहां पिक्चर से तो मुझे एक ही बात दिख रही है कि जो V है वो छोटा है EMF से। पिक्चर से तो मुझे एक ही बात दिख रही है कि V जो है वो छोटा है EMF से। सो कैन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ बैटरी बी ग्रेटर देन EMF? नहीं, नहीं हो सकता है, बिकॉज EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल अक्रॉस सेल। और V जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मल पोटेंशियल डिफरेंस। और इसकी वैल्यू कम क्यों होती है? क्योंकि यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है, यहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। सो V जो है वो क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि यहां पे अभी कोई भी करंट का फ्लो नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही करंट का फ्लो होता है तो जो हमारा EMF था वो V में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू E माइनस IR। अब देखो यहां पे एक चीज और थोड़ा सा समझा देता हूं तुम लोगों को कि V का वैल्यू कम क्यों हुआ, है ना। Why V is less than EMF E? देखो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था तो हमने EMF E को कंसीडर किया, क्या उसके उस टाइम पे कोई पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ? क्या कोई पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ, हमें पता था EMF E है। लेकिन सर जैसे ही करंट फ्लो करने लगा सर्किट में जैसे ही करंट यहां पे फ्लो करने लगा, सो क्या हुआ, सर्किट में जैसे करंट I फ्लो करने लगा, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर इज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस या फिर कोई भी एलिमेंट क्या करता है, पोटेंशियल का ड्रॉप करवाता है हमेशा। सो क्या होगा, बेसिकली पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, जैसे ही आप आओगे तो देखो घूम फिर के आ जाओ, यहां से कहीं से सर्किट से घूम फिर के आए तुम लोग, इस सर्किट में घूम फिर के आओगे तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाना, पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है। तो इस टाइम पे क्या हुआ, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है यहां पे। अब पोटेंशियल का ड्रॉप होना मतलब देखो माइनस का IR यही बताता है आपको पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है। तो इनिशियली तो हमारे पास वैल्यू ज्यादा थी, बाद में क्या हुआ, जैसे सर्किट में इसको कनेक्ट किया, जैसे सर्किट में मैंने इसको कनेक्ट किया तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। समझो बात को, क्या हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ V है वो कम हो जाती है EMF E से, जिसकी वजह से V जो है वो लेस हो जाता है EMF E से। क्लियर है सभी को? पक्का ना? सच में समझ आया ना? जल्दी से नोट करो, ठीक है? कर लिया नोट सभी ने? चलिए बहुत बढ़िया। सो यार दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट आंसर्स। देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा सा क्या होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। इन बात का थोड़ा ध्यान रखो, चीजों को नोट करते हुए चलो। अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा ऑन द वेबसाइट ऑल्सो एंड ऑन द चैनल ऑल्सो, ठीक है? तो तुम्हारी इच्छा श्रद्धा, तुम्हें जहां से भी देखना वहां से देखो, बट देखो जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्किप मत करना, क्योंकि चीजें बहुत काम आएगी। HC वर्मा इज द बुक, जहां से बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है, और ट्रस्ट मी कोई सॉल्व नहीं कराता इसको यार, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे इसके, कंप्लीट सॉल्यूशन यहां पे मिल रहे हैं, तो तरीके से सॉल्व कर लो इसको, ओके? सो यू कैन जॉइन अस ऑन द वेबसाइट, जहां पे आपको ये सारा पार्ट एक प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर अरेंज फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पार्ट, ओके? सो हर एक पार्ट में क्या क्या चीजें कवर होगी, सब कुछ आपको मिलेगा अगर आप हमें ज्वाइन करते हो वेबसाइट पे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन द YouTube चैनल ऑल्सो, ठीक है? तो चाहो तो YouTube पे भी कंटिन्यू कर लो, थोड़ा सा वीडियो ढूंढना पड़ेगा उसके लिए एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, सो दैट जब भी कोई वीडियो आएगा तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका,
ओके एंड यस डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन, हर दोस्त को, हर एक बच्चे तक इस सेशन को पहुंचा दो सो दैट उनको भी वो बेनिफिट मिल सके जो आप लोगों को मिल रहे हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। बाकी की बातें हम करेंगे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।